सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। सुबह सुबह कड़ाके की इस ठंड में आप उठते हैं, अपना टीवी ऑन करते हैं और डीडी नेशनल लगाते हैं, शायद इस जिज्ञासा में कि आज कृषि दर्शन में आपको क्या कुछ नया मिल जाए। तो आपको मैं बता दूं कि आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अब तक के योगदान के बारे में, खासतौर पर चना, फल, फूल और सब्जियों में किए गए अनुसंधानों को लेकर और बदलते वक्त के मुताबिक इसकी दशा और दिशा को लेकर बात करेंगे। लेकिन परंपरा के मुताबिक पहले रहेगा मौसम का मिजाज, कमोडिटी की जानकारी और कुछ खास भाग दिल्ली की नरेला अनाज मंडी का। लेकिन शुरुआत खबरें खेती के साथ। ग्रामीण जलापूर्ति के लिए परियोजनाएं, विश्व बैंक द्वारा ऋण मंजूर। सोया खल निर्यात में 3 गुना बढ़ोतरी, विदेशों में मांग बढ़ी। टमाटर की नई किस्म विकसित, 60 से 65 दिनों में पककर तैयार। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं कुसुमलता। अब खबरें विस्तार से। गांव-गांव में जल की कल सुनाने के लिए सरकार कृत संकल्प है। जलापूर्ति और स्वच्छता से जुड़ी परियोजनाओं को मुस्तैदी से लागू करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। पनघट की कठिन राह चल घर के लिए पानी लाना अब बीती बात होगी। सरकार द्वारा ग्रामीण जलापूर्ति से जुड़ी योजनाओं को विस्तार दिया जा रहा है। विश्व बैंक द्वारा इस दिशा में मदद करते हुए $50 करोड़ का ऋण मंजूर किया गया है। इस मदद से असम, बिहार, झारखंड तथा उत्तर प्रदेश राज्य में 22 लाइनों में सुधार किया जाएगा। योजना के पहले चरण में असम, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के 33 जिलों को शामिल करते हुए जलापूर्ति और स्वच्छता परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जाएगा। जल्द ही चुनिंदा गांवों तक जल की कल पहुंचेगी। सोयाबीन की फसल आज किसानों के बीच विकसित होती जा रही है। भारत द्वारा इससे गुणवत्तापूर्ण खल तैयार की गई है, जिसकी विदेशों में खासी मांग हो रही है। सोयाबीन के क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता में पिछले 3 दशकों से अभूतपूर्व बढ़ोतरी पाई गई है। वहीं दूसरी ओर नई फसल के आ जाने से पेराई में भी तेजी आई है। इस तरह से तैयार सोया खली भरपूर मात्रा में तैयार हो रही है। रोचक बात यह है कि इस सोया खली की मांग विदेशों में भी बढ़ रही है। यहाँ तक कि सोया खली का निर्यात 3 गुना बढ़ गया है। जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2013 तक ये आंकड़ा 1,82,993 टन रहा। स्वाद, सलाद और पूर्ण सब्जी की जान टमाटर की मांग बराबर बनी रहती है। इधर वैज्ञानिकों द्वारा टमाटर की एक नई किस्म विकसित की गई है, जो जल्द पकती है, उत्पादन भी अधिक देती है। पेश है एक रिपोर्ट। लालिमा लिए टमाटर के ये झुंड किसान की मेहनत की आभा बिखेर रहे हैं। इस दिशा में रांची स्थित ICAR के संस्थान द्वारा स्वर्ण दीप्ति टमाटर की नई किस्म विकसित की है। ये अन्य किस्मों की अपेक्षा तेजी से बढ़ती है। इसके फल 60 से 69 दिन में पहली तुड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं ये किस्म अगैता झुलसा के प्रति भी प्रतिरोधक क्षमता रखती है। इस किस्म को बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिमी बंगाल के लिए जारी किया गया है। मौसम में भले ही ठिठुरन है, मगर ये फसलों की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाए हुए है। तो आइए लेते हैं इस दोस्त मौसम का जायजा। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में बर्फबारी होने की संभावना है। अगले 48 घंटों में दक्षिण तमिलनाडु में बारिश हो सकती है। देश के शेष भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। तो चल दिए अपनी मेहनत का उत्पाद लेकर मंडी की ओर जरूर जाइए, मगर पहले जान लीजिए विभिन्न जिन्सों का ताजा भाव। शुरुआत करते हैं देश की विभिन्न मंडियों में जिन्सों के भाव से। धान पुलपल्ली केरल की मंडी में न्यूनतम मूल्य 1,500 रुपए और अधिकतम मूल्य 2,000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहे। पद्मपुर ओडिशा में 1,310 रुपए, मदुरई तमिलनाडु में 1,300 रुपए से 1,384 रुपए। चावल कछार असम में 2,400 रुपए से 2,800 रुपए, गढ़वा झारखंड में 2,200 रुपए से 2,600 रुपए, वहीं इस्लामपुर महाराष्ट्र में 2,250 रुपए से 2,300 रुपए। सरसों तेल चकुलिया झारखंड में 9,000 रुपए से 9,200 रुपए और प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में 8,450 रुपए से 8,540 रुपए। अब एक नजर डालते हैं फल सब्जियों के भाव पर। सेब गुड़गांव हरियाणा में 7,000 रुपए से 11,000 रुपए, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में 7,000 रुपए से 8,000 रुपए, एटा उत्तर प्रदेश में 5,800 रुपए से 5,900 रुपए। केला कोडरमा झारखंड में 1,300 रुपए से 1,500 रुपए, कोल्लम केरल में 2,100 रुपए से 2,300 रुपए, वहीं मुकेरियां पंजाब में 2,000 रुपए से 2,400 रुपए। टमाटर सूरत गुजरात में 700 रुपए से 1,100 रुपए, भद्रक ओडिशा में 900 रुपए से 1,500 रुपए, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में 800 रुपए से 1,200 रुपए। प्याज चंबा हिमाचल प्रदेश में 1,500 रुपए से 1,600 रुपए, गिरिडीह झारखंड में 1,800 रुपए से 2,000 रुपए, जूनागढ़ ओडिशा में 2,000 रुपए। और अब एक नजर डालते हैं देश की विभिन्न मंडियों में मसालों के भाव पर। जीरा राजकोट गुजरात में 9,250 रुपए से 11,500 रुपए, काली मिर्च सुल्तान बाथेरी केरल में 49,500 रुपए से 50,000 रुपए, लहसुन शाहबाद हरियाणा में 1,940 रुपए से 3,855 रुपए, वहीं भद्रक ओडिशा में 3,200 रुपए से 5,000 रुपए। और अब देश के बड़ी अनाज मंडियों के बारे में जानकारी लेते हैं। हमने नरेला अनाज मंडी में आए किसानों से बातचीत की कि क्यों वे अपनी उपज इस मंडी में बेचने आए हैं और मंडी समिति के सदस्य से भी इसके बारे में जाना। यहाँ पर ये धान की अनाज मंडी है। यहाँ सीजन में धान बहुत आता है, बार बार से दूसरे प्रदेशों से काफ़ी संख्या में मात्रा में धान आता है। यहाँ मंडी में जो है 4-4, 5-5 दिन के अंदर किसान अंदर घुसता है। अराइवल इतनी होती है 2-3 लाख बोरी की, सीजन पर 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख बोरी रोजाना बिकता है। यहाँ भाव अच्छा होने की वजह से और किसानों को नगद भुगतान मिलने की वजह से यहाँ माल जो है काफ़ी मात्रा में आता है। यहाँ पर धान लेके आऊँ हूँ, यहाँ पर अच्छे भाव मिल जाए, कैश पेमेंट मिल जाए है। यह एक तो सुविधा ये मिल जाती है, हमें पेमेंट कैश मिल जाता है। वगैरह खर्च वगैरह लगा के जब यहाँ हम आए तो 50 या 60 रुपये क्विंटल में मिल जाते हैं। तो गाड़ी अगर हम 200 की लाते हैं तो हमें 10,000 या 12,000 मिल जाते हैं। इसी से हमारा रोजगार चलता है। भाव एक जैसे नहीं बिकते इस मंडी में, माल अलग अलग आते हैं तो अलग अलग जैसे रेट बिकते हैं। मंडी की सारी व्यवस्था बढ़िया, पानी मिल रहा है पीने को। जितना धान इसमें इस मंडी में आता है और मंडियों में कहीं भी नहीं आता है। सभी आसपास की सभी मंडियों से, सभी स्टेटों से आता है। सभी प्रकार के मतलब किसान भी और जो व्यापार करते हैं वो लोग भी यहाँ व्यापार करते हैं, धान लेकर आते हैं। सबसे बढ़िया क्वालिटी आती है यहाँ पे। 11 के सुगंधा, सरबती, पेप्सी, सबनम और जो RS10 वगैरह सारी क्वालिटी आती है। बढ़िया क्वालिटी है, बढ़िया रेट मिलता है, आदमी को बोली पे माल बिकता है, कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा।
घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। किसान भाइयों, हमने देखा है कि आज़ादी के बाद से भारत ने हर क्षेत्र में तरक्की की है। ऐसे में भारतीय कृषि क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की, जो कि समय समय पर अनुसंधान कर नए नए वैज्ञानिक तरीकों से उन्नत किस्में विकसित करता रहा, जिससे कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत होती रही और भारतीय कृषि भी परवान चढ़ती रही। हम आपको आज के कार्यक्रम में बताएंगे कि किस तरह से चना, किस तरह से फूल, फल और सब्जियों के अंदर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने बेहतर रिसर्च की, बेहतर अनुसंधान किए और बदलते वक्त के मुताबिक किस तरह से इसकी आगे की दिशा और दशा है। आइए सब कुछ जानते हैं हमारे कार्यक्रम के इस खास भाग में। देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में कृषि का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है और अभी भी रह रहा है। लेकिन जो योगदान रहा है, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है जिसका बहुत ही विशेष योगदान है, खासकर अनुसंधान का योगदान है। इस संस्थान ने बहुत सारी नई नई किस्में दी, नई नई तकनीकियाँ दी और जिनको किसानों ने जब अपनाया तो भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात हुई। और इस संस्थान का नाम है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली। हमारे साथ में है डॉक्टर के.वी. प्रभु, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में संयुक्त निर्देशक हैं। चना जो है, जो भारत में पहले बहुत होता था, खासकर उत्तर भारत में, अब वो खत्म सा होता जा रहा है। तो चने में क्या करने जा रहे हैं आप? वो बाहर इसलिए नहीं गया, चने में कोई कमी थी, ये इसलिए गया कि गेहूं की किस्में ऐसे आने लग गई जो किसान को आमदनी ज़्यादा देती और रोटी की भी ज़रूरत ज़्यादा हो गई। अपनी आमदनी के अलावा पॉपुलेशन बढ़ गया तो उतने रोटी भी पैदा करनी थी, सिर्फ चना ही नहीं होना था। तो उस वजह से वो कमी ज़रूर हुई उत्तर भारत में, लेकिन उसी तरह वो दक्षिण भारत में और जो पेनिनसुलर भारत है, महाराष्ट्र, हाँ, वहाँ पे चने की उतनी ही बढ़ोतरी हुई है। तो ऐसे कोई वो बात नहीं सोचने की ज़रूरत है। सोचने की ज़रूरत ये है कि उन जगहों के लिए किस्म ऐसा पैदा करें हम जो कि वहाँ पे पानी की कमी है। पंजाब में इरिगेशन बहुत ज़्यादा था या हरियाणा में इरिगेशन था, लेकिन जैसे नीचे जा रहा है, इसमें मध्य भारत में उससे नीचे जब जा रहा है, वहाँ पे पानी की कमी बहुत जगह आएगी, क्योंकि जहाँ पे पानी है वहाँ पे धान लगेगा, दक्षिण भारत में भी। तो हमारी कोशिश ये रही कि पहले फोकस ये करते हैं कि इरिगेशन बहुत कम हो या रेनफेड ही हो, सिर्फ बारिश की पानी बचा है और विंटर में जो 2 बारिश होती है उसी के आधार पे अगर हम 18 से 20 क्विंटल के आसपास पैदावार दे दें या इरिगेशन के साथ 25 क्विंटल के दे दें, तो वैसे चना हम पैदा करें। एक तो हमने उस हिसाब से कोशिश करी। उसके बाद एक आप जानते हैं जो देसी चना है उसमें 100 दानों का जो वेट होता है, वज़न होता है, करीब करीब 9 से 11 ग्राम का हुआ करता था जब पंजाब में देसी चना होता था। वो जैसे बारिश कम हो गई और कुछ ऐसी चीज़ हो गई, वो जब नीचे जाती हैं तो उनकी साइज़ और कम हो जाती है, क्योंकि जब सूख जाते हैं तो और कम हो जाता है, सिकुड़ जाते हैं। तो हमारी दूसरी कोशिश ये रही कि दाने के साइज़ हो, कम से कम इतना हो कि जिस वजह से छोले बनाने के लिए जिसके भी हम इस्तेमाल करते हैं या चने की दाल के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो साइज़ चाहिए कम से कम वो साइज़ तो मिले। और जब दाने का साइज़ बढ़ेगा तो दाने का वज़न भी बढ़ेगा, वज़न बढ़ेगा तो पैदावार भी बढ़ेगा, तो किसान को फ़ायदा भी होगा। तो ये हमने सोच के ये बढ़ाने की कोशिश करी। हालांकि इसमें हमें काफ़ी कठिनाई आई, क्योंकि इतना जीन्स, एक जीन नहीं है, उसमें बहुत जीन्स हैं, इसलिए उनको सबको ब्रीड करने में दिक्कत होती है। वो करने में दिक्कत आई तो करीब 15 साल लगे हमें, जो उस 11 ग्राम का जो वेट है उसको 20 से 22 लाने में। 15 साल वेट कर दिया आपने? दुगना, अब उतना ही नहीं, दुगना तो 15 साल लगे, जो 1985 के आसपास हुआ। आज 2010 के बाद या 2012-13 में हम उसी 22 जो ग्राम है उसको 40 ग्राम पहुंचा चुके हैं। तो ये किसी भी देश में जो देसी जो चना है, जो भूरी रंग की चना जो होता है, उसमें इस साइज़ की काबुली से बड़ा, काबुली से मोटा दाने वाली चना कोई भी नहीं है। और इसकी पैदावार सारे
करीब 22 से 25 क्विंटल की बीच वाली हैं इरिगेशन के साथ। इरिगेशन नहीं है या लेट लगाई है तो उसकी यील्ड 15 से 18 क्विंटल, वो बहुत है। वो अगर कंसिस्टेंटली फार्मर को मिले वो बहुत है। वो हम कोशिश कर रहे हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के एरिया में खिलाने के लिए वो वैरायटीज हमने पैदा करी है। आप जानते होंगे ऑस्ट्रेलिया से चना भारत में आता है और वो इंपोर्ट जो हम करते हैं वो हमारी ही वैरायटी से जन्मी हुई वैरायटीज़ हैं, क्योंकि जो ड्राउट टॉलरेंस जो IRA ने किया, जो पानी की कमी के साथ जो सूखे अवरोधी किस्में जो हमने किया वो सबसे अच्छा दुनिया में, तो ये हम यहाँ पे कर चुके। डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने बहुत ही अच्छा काम चने में कर रहे हैं और आपने जो 4 गुना वेट बढ़ा दिया, उसका साइज़ बढ़ा दिया, इतने से तो उपभोक्ता को बड़ा लाभ मिलेगा और साथ साथ में हमारे चने की न केवल देश में मांग बढ़ेगी, विदेशों में बढ़ेगी, तो हम वो भी करने लग जाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब चने के बाद बारी आती है सब्जियों की, क्योंकि सब्जियों पर हम जिंदा नहीं रह सकते, तो सब्जी के क्षेत्र में आप क्या कर रहे हैं? अब ये ज़रूरत है आप 2 क्रॉप लगाते हैं उसको बढ़ा के 3 करें, 4 करें। वो जो 3 और 4 करने की जो क्षमता तभी होती है जब हम सब्ज़ी इसमें बीच में लाएंगे। और सब्ज़ी जैसे जैसे गांव शहर बन रहे हैं या शहर बड़ा शहर बन रहे हैं, वैसे वैसे वहाँ की सब्ज़ी खाने की ज़रूरत है और सब्ज़ी की रिक्वायरमेंट्स हैं, दोनों की ये बढ़ोतरी हो गई है। उसके लिए हमें जो पुरानी हमारी किस्म थी, चाहे वो भिंडी में हो, चाहे वो इसमें बैंगन में हो, गोभी में हो, किसी में भी हो, वो जो पुरानी वैरायटीज़ थी वो एक रिस्ट्रिक्टेड थी। ये इतनी ऑप्शंस, इवन प्याज में, प्याज जो जिससे वजह से काफ़ी खलबली मच जाती है, उसके दाम बढ़ जाते हैं, तो काफ़ी खलबली मच जाती है मार्केट में। उसमें भी हमने ऐसे किया है जो आप सिर्फ अब हमें नासिक या महाराष्ट्र से ही प्याज ना आए, इसी जगह आप प्याज लगाएं और दोनों क्रॉप के बीच में आप ऐसे लगाएं जिससे कि प्याज भी मिले और गेहूं भी लगे। धान भी आप लगा चुके होंगे, तो ये जो बीच में धान और गेहूं के बीच में जो जगह मिलती है ना, जो क्योंकि धान में भी हमने ऐसे किए हैं जो जल्दी पक जाएं और इतने समय मिले कि एक प्याज आप लगाएं, वो भी हमने किया है। तो इस तरह की चीज़ें हमने हर सब्जियों में, भिंडी में भी किया, बैंगन में भी किया, गोभियों में अलग अलग, अर्ली, मिड, लेट, ये सभी, और स्नोबॉल टाइप जो बिल्कुल सिकुड़ी टाइट वाली वो भी किया। उतना ही नहीं, जो गाजर में आमतौर से आप देखते हैं जब आप काटते हैं गाजर, उसमें बीच में एक सफ़ेद पित्त जो होता है, कोर होता है, जिसको गृहिणी कोई भी उसका इस्तेमाल नहीं करती है। जब सब्ज़ी बनानी होती है, डायरेक्ट गाजर जिसको खाना होता है तो उसको अलग करके करना पड़ता है। हमने ऐसे किस्में 2 किस्में पिछले सालों में निकाली हैं जिसमें ये भी नहीं है, तो पूरी गाजर को आप बिना कुछ करे आसानी से काट सकते हैं और खा सकते हैं। ये भी आपको 30 से लेके 45 दिन के अंदर मिलने वाली किस्में भी आ गई हैं। तो इस तरह से हमने जो मिक्स करके लगाने की जो कोशिश है हम उसके कर चुके हैं। हम किसानों से हमारी अनुरोध यही है कि आप लोग ऐसे चीज़ों को समझिए, जानिए, जिससे कि आप कम से कम समय खेत को खाली रखें और जितनी भी आपकी सुविधा हैं, जितने भी आपके पास रिसोर्स हैं, उसी के अंदर एक्स्ट्रा क्रॉप लगाने का आप जो हमारी सब्जियां हैं उसको इस्तेमाल कर लें, जिससे कि आपका आमदनी तो बहुत ही बढ़ेगी, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। सब्ज़ी के साथ आमदनी बहुत बढ़ती है, तो उसमें थोड़ी सी आपको जागरूकता दिखाने की ज़रूरत है कि जिससे जो आप हार्वेस्ट करते हैं वो ख़राब ना हो, सही टाइम से हार्वेस्ट करें और मार्केट से पहले लिंक रखें। इस तरह की चीज़ें जानकारी रखने की ज़रूरत है। वो आप इस्तेमाल करें तो आपको काफ़ी आमदनी होगी और तरक्की भी होगी और खुशहाली भारत में आएगी। तो डॉक्टर साहब, ये तो सब्जियों की बात रही, लेकिन सब्जियों पे भी हमारा अंत नहीं होता है। आजकल लोगों को जब आमदनी बढ़ती है तो फूलों की तरफ भागते हैं। सुंदर फूल चाहिए, सुबह भी फूल चाहिए, शाम को भी फूल चाहिए, और डॉक्टर साहब फल में भी बहुत इंटरेस्ट होता है। तो दो क्षेत्र हैं, खासकर फल और फूल वाला, इसमें क्या कुछ कर रहे हैं? इसमें फूल में भी देखिए, इतनी जो क्लाइमेट का जो सेंसिटिव मात्रा होता है फूल में बहुत ज़्यादा असर करता है। तो अगर किसान को मान लीजिए किसी ने बता भी दिया कि आप फूल भी लगा दो, मार्केट में आपको मिलेगा, तो मार्केट में तब मिलेगा जब फूल की क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है। अगर थोड़ी सी भी कमी आ गई क्वालिटी में तो कोई ख़रीदार नहीं होता है, तो दाम बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाता है। एक उसमें शंका ज़रूर होती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए, क्योंकि क्लाइमेट के जो असर है वो सबसे ज़्यादा पहले उसमें पड़ता है, इसको देखते हुए हमने जो नॉर्मली कट फ्लावर जिसमें जाती हैं उसमें, जैसे रोज़ हुआ या ग्लैडियोलस हुआ या क्राइसैंथेमम हुआ या गेंदा में भी कट फ्लावर में नहीं जाता, लेकिन जो फूल सिर्फ जो लूज फूल में जाता है और बाकी इंडस्ट्री पर्पज़ के लिए जाता है, उन सब में इसका असर होता है।
तो हमने ये कोशिश करी, क्योंकि हमने क्रॉप में तो हमें एक्सपीरियंस हो ही गया था कि ब्रीडिंग कर सकते हैं, टेम्परेचर की जो कमियां उसको झेलने की शक्ति पौधे में ला सकते हैं हम। तो उसी का इस्तेमाल करते हुए आज जो टेक्निक्स है, ब्रीडिंग टेक्निक्स काफ़ी अच्छी हो चुकी हैं, जो फास्टर टेक्निक्स हैं जिसको मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग बोलते हैं, उनकी इस्तेमाल करते हुए हमने फूलों में भी अब ऐसे, जैसे आप एग्जांपल में बता रहा हूँ, ये देखने लायक होती है। कभी भी किसी ने नहीं सोचा गुलदावरी आप जब 40 डिग्री टेम्परेचर हो और गुलदारी आपको खेत में नज़र आती हो, जैसे कोई 20 डिग्री टेम्परेचर हो, वैसे गुलदारी पैदा की हुई है और उसमें अलग अलग रंग। तो जैसे रंग के साथ दाम मिलता है, उसके फूल की क्वालिटी के साथ दाम मिलता है। ये दोनों हमने मिला दिया है और टेम्परेचर 40 के आसपास, तब भी ये खेत में आपको गुलदारी कहीं भी गुलदारी की, इसमें जापान में भी आपको इतना आसानी से नहीं मिलेगी, वो यहाँ पैदा हुई है। तो इस तरह की चीज़ें जो किसानों की जितनी भी दिक्कतें होती हैं उसको दूर करने के हिसाब से, और हमारे पास सिर्फ इसमें ही नहीं, उसमें जो प्रोसेस करने की जो आउटपुट्स हैं वो जैसे किसान को दाम नहीं मिला या बेच नहीं पाया किसी वजह से, तो उसको सुखा के क्या करना चाहिए, यानी कि सूखे फूल से भी पैसा कमाना, हाँ, पैसा कैसे कमाना चाहिए, जिससे कि गांव में जो अनपढ़ हो या कम पढ़े लिखे हो या गृहिणी जिसको टाइम नहीं है बाहर जाके नौकरी करने का, या उसको वो अपने खाली समय में घर बैठे बैठे इस काम को करें और आमदनी इतनी बढ़ाएं, इसका आप सोच नहीं सकते। आपकी सोच के ऊपर है कितना आमदनी बढ़ा सकते हैं। ये सब चीज़ें अभी हम कर चुके हैं। अपने खेतों में फूल पैदा करें, अपने घर में ऐसी चीज़ बनाएं जो मार्केट में डायरेक्टली बिके, आपको फूल ले जाने की ज़रूरत ना हो। तो उसको कैसे सुखाया जाता है जिससे कोई नुकसान ना हो और कैसे उसको प्रोसेस किया जाता है, ये भी हम तैयार कर चुके हैं। और इसमें जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें वो भी करीब करीब खेतों के प्रोडक्ट से ही आए। जैसे उसके जो पेपर्स होंगे वो ऑर्गेनिक जो घरों में वेस्ट से आता है उससे बनाए, प्रेस करके हुए बनाए। वो मतलब हर 10-15 गांव के बीच में एक एक ऐसे छोटी छोटी कस्बे वगैरह हो जाएं जिसमें ये प्रोसेस करने की शक्ति आ जाए, वो भी हम ट्रेनिंग दे देते हैं। तो नौजवान 10-12 लोग इसमें मिल जाए तो पूरी गाँव की 10-15 गाँव की खुशहाली आ जाती है। तो डॉक्टर साहब, आप तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप देश के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और आपका संस्थान आगे भी इसी प्रकार से योगदान देता रहेगा और आपका नेतृत्व में और देश विकास करेगा, किसान विकास करेंगे और हमारा जो उत्पादन न केवल बढ़ेगा बल्कि हमारा जो निर्यात है वो भी बढ़ेगा, जिससे हम विदेशी मुद्रा कमा पाएंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप कार्यक्रम में आए और अपनी अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। तो इस उम्मीद और भरोसे के साथ कि आने वाले वक्त में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इसी तरह से बेहतर कार्य करता रहेगा, भारतीय कृषि को मजबूत करता रहेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करता रहेगा। फिलहाल हम आपसे अनुमति लेते हैं, लेकिन चलते हुए आपको याद दिलाते हैं कि आपके पत्रों का, सुझावों का हमें हमेशा बेसब्री के साथ इंतजार रहता है। तो कलम उठाइए और लिख भेजिए अपने पत्र और सुझाव हम तक। पता हमारा आपके पास है ही, और साथ ही साथ आपको बता दें कि आप चाहें तो सोशल मीडिया के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं, फेसबुक पर, ट्विटर पर और मेल के जरिए। कल एक नए विषय के साथ, नई सुबह फिर होगी आपके साथ मुलाकात। तब तक के लिए अनुमति, नमस्कार।